तुम्हारे बाबूजी को अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। उन्हें चिंता है तो सिर्फ तुम्हारी, और मुझे अपने बेटे की चिंता है। यही तो तुम गलत कर रही हो कुंती। तुम्हें अपने बेटे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। आंटी, मैं अभी इतनी खुदगर्ज, इतनी स्वार्थी नहीं हुई हूँ कि सिर्फ अपने बारे में चिंता करूं। इस मतलबी दुनिया में अगर तुमने अपने बारे में चिंता की होती तो वो कंपाउंडर तुम्हें इस तरह धोखा देकर भाग न गया होता। जिसे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे पहला प्यार माना, वही इतना बड़ा धोखेबाज फरे पे निकलेगा, मैं ये जान नहीं सकी। आंटी, किसी का चेहरा देखने के बाद ये थोड़ी ना पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसका मकसद तुम्हारी जिंदगी तबाह करने का था और उसने किया। आंटी, मेरी तबाही से अगर उसे खुशी मिलती है तो भगवान उसे खुशी रखे, लेकिन मैं अब उसकी दोबारा सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। अरे वो कौन सा मुंह लेकर तुम्हारे सामने आएगा? कुंती, वो तुम्हें एक बार नहीं 2 बार धोखा दे चुका है। मिसेस ब्रिकेट की शर्त के मुताबिक करण तुम्हें वापस मिल सकता था, लेकिन वादा करके भी वो नहीं आया। मैंने उसके हर किए को भुला दिया है आंटी। क्या मतलब? यानी तुमने उसे माफ कर दिया? मैं क्या उसे माफ करूंगी आंटी? उसे तो भगवान भी माफ नहीं कर सकते। कुंती, जो हो गया उसे भुलाकर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम्हारे बाबूजी की तड़प मैंने देखी है, वो बिल्कुल टूट गए हैं कुंती। उनकी बस एक ही ख्वाहिश है, तुम्हारी शादी। आंटी, आज तक मैंने अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद ही किए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अपने किसी भी फैसले में मुझे कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन आज भी मेरी जिंदगी का एक ही फैसला है, एक ही मकसद है, अपने बेटे को वापस पाना। और मुझे नहीं लगता है मेरे इस फैसले से बाबूजी की कोई भी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ऐसा मत कहो कुंती। एक बेटी होकर क्या तुम अपने बाबूजी की एक इच्छा पूरी नहीं कर सकती? आंटी, मैं उन लायक बेटियों में से नहीं हूं जो अपने बाबूजी की इच्छा पूरी कर सकती हैं। मैं तो उन कलंकनी बेटियों में से हूं जो इच्छाओं का गला घोट देती हैं। और वैसे भी मैं तो अपने बाबूजी के लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन मैं अपना घर छोड़कर आई थी। तुम उनके लिए मर गई होती तो आज वो तुम्हारे लिए इस तरह नहीं तड़पते। हम बाप बेटी के हिस्से में एक दूसरे के लिए तड़पना ही लिखा है आंटी। अपनी आंखों के सामने अपने बाबूजी का तड़पना देख सकती हो तुम? आंटी, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद अब मुझ में इतना सामर्थ्य आ गया है कि अब मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। जो हुआ उसके लिए मैं तो गजेंद्र भाई साहब को जिम्मेदार मानती हूँ। मैंने तो उनके मुंह पे बोल दिया कि कसूर कुंती का नहीं, आपका है। आपके गुनाह कुंती को भुगतने पड़ रहे हैं। उनके किए की सजा तुम्हें मिल रही है कुंती। नहीं आंटी, हर आदमी अपने किए की सजा भुगतता है और मुझे भी अपने किए की ही सजा भुगतनी पड़ रही है। तुमने ऐसा गलत क्या किया है? कौन सा गुनाह है तुम्हारा? इस दुनिया, इस समाज में लड़की बनकर पैदा होना गुनाह है, और दूसरा गुनाह किसी से प्यार करना है। और जानती है मेरा तीसरा गुनाह क्या है? मेरा तीसरा गुनाह बिना शादी के माँ बनना है। इतने सारे गुनाह किए हैं तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। बहुत सजा काटी है तुमने, अब और नहीं। अब शादी करके तुम्हारी खुशियों के दिन आए हैं। जिस तरह से ये सजा काटी है, अब खुशियों के दिन भी गुजारो। काश कि मैं ऐसा कर पाती आंटी। हमें अपने बाबूजी को निराश मत करो कुंती। वो हमारे साथ हिम्मत के घर भी गए थे बात करने के लिए। जानती हूँ आंटी। आंटी, इस वक्त मेरे सामने एक दूसरी परेशानी आकर खड़ी है, मैं उसी की चिंता में हूँ। प्लीज प्लीज इस वक्त आप शादी का मसला खड़ा मत कीजिए। ठीक है, अगर तुम इस वक्त शादी के बारे में बात करने के मूड में नहीं हो तो मैं बाद में आके बात करती हूँ। प्लीज आंटी। अच्छा, मैं जा रही हूँ। खुद को दूसरी परेशानियों में इतना मत उलझाओ कि खुद के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिले।
नमस्ते सरला जी। अरे सुमित्रा जी, आप आइए बैठिए। आप कब आई? बस थोड़ी देर पहले ही। कुंती के कमरे में उसे बात कर रही थी। उसे ये समझा रही थी कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। क्या कहा उसने? आप तो जानती ही हैं कि वो क्या कहेगी। शायद मैं ही गलत वक्त पर आ गई। वो तो किसी और बात को लेकर परेशान है और मैं ये देख रही हूँ कि आप भी परेशान हैं। हाँ सुमित्रा जी, सचमुच ये वक्त तो हमारे लिए बहुत परेशानी का है। लेकिन इस परेशानी की वजह क्या है? बात ये हुई है कि हमने आश्रम की औरतों से मिलकर एक काम शुरू कर दिया था। ऐसा काम जो हमें आत्मनिर्भर बना दे, किसी पर आश्रित ना होना पड़े। सरला जी, ये तो बहुत अच्छी बात सोची आपने। लेकिन हमारा सोचा हुआ नहीं। हमने सोचा था हम सब मिलकर एक लघु उद्योग शुरू कर देंगे। कढ़ाई बुनाई, पापड़ अचार बनाकर बेचेंगे। उसकी आमदनी से हम सबका गुजारा हो जाएगा। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती, हम पहली कोशिश में ही नाकामयाब हो गए। ये कैसे सरला जी? हमें एक एनजीओ से कढ़ाई बुनाई का ऑर्डर मिल गया था। हफ्ते भर के अंदर सारे एम्ब्रॉयडरी की डिजाइन्स पूरी करके उन्हें देनी थी। ये काम तो आश्रम की औरतें बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हैं। हाँ सुमित्रा जी, आश्रम की औरतों ने पूरी मेहनत से दिल लगाकर एक हफ्ते भर में ये काम पूरा कर दिया। फिर हमने वो एनजीओ को भेज दिया, लेकिन उन्होंने सारा सामान रिजेक्ट कर दिया। क्यों? रिजेक्ट क्यों कर दिया? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं डिजाइन प्रॉपर नहीं था। झूठ मूठ बहाना बनाकर डिजाइन में नुक्स निकाल रहे हैं। इस काम में हमारा पूरा 7 लाख का नुकसान हुआ। 5 लाख तो बैंक का कर्जा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कर्जा कैसे चुकाएंगे। ये तो सचमुच परेशानी की बात है सरला जी। कर्जे के अलावा आश्रम की औरतों की जो मेहनत लगी है वो अलग। पूरे हफ्ते इस तरह काम में लगी हुई थी, किसी को खाने पीने का होश नहीं था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी बनाई डिजाइन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे सोच सकते हैं? हम सब इतने उत्साहित थे कि पूछिए मत। हमने तो ये भी सोचा था कि इस काम से होने वाली आमदनी से हमारा काम हम और आगे बढ़ाएंगे। आमदनी तो छोड़िए, हमें लागत चुकानी भारी पड़ रही है। सरला जी, ये तो वाकई गलत हुआ है। सुमित्रा जी, अगर मुझे इस बात की जरा सी भी भनक होती ना, तो मैं कभी इतना उधार नहीं लेती। हमें ये उधार चुकाना किस तरह, कैसे? हमारे पास कुछ भी नहीं है सुमित्रा जी। आप उस एनजीओ से जाकर बात क्यों नहीं करती? मुझे बताइए कि इतना बड़ा नुकसान वो कैसे कर सकते हैं? अगर ऑर्डर रिजेक्ट करना ही था तो ऑर्डर दिया ही क्यों? सुमित्रा जी, मुझे लगता है उस एनजीओ के इंचार्ज पटवर्धन को हमारे खिलाफ किसी ने भड़काया है। आपका नुकसान कराने में किसका फायदा हो सकता है? ऐसे भी कुछ लोग हैं सुमित्रा जी, जो नहीं चाहते कि हम आश्रम की औरतें अपने पैरों पे खड़ी हो सके। हमारा उत्साह, हमारी उम्मीदें, हमारे हौसले तोड़ने की साजिश की है किसी ने। सरला जी, अगर ऐसी बात है तो आप उसका पता क्यों नहीं लगाती? पता तो लग जाएगा, लेकिन अब ऐसी स्थिति में हम इस नुकसान को कैसे संभालें? ईश्वर पर भरोसा रखिए सरला जी। आपने आश्रम की औरतों के हित में एक नेक काम शुरू करना चाहा, और ऐसे नेक काम में कभी कोई मुश्किल नहीं आ सकती। हमने उम्मीद तो नहीं छोड़ी है, लेकिन कभी कभी कर्जे को लेकर दिमाग में चिंता तो पैदा हो जाती है ना। चिंता करने से कुछ नहीं होगा सरला जी। धीरज रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ऊपर वाला सब देख रहा है। अच्छा सरला जी, मैं चलती हूँ। माफ कीजिए, आप यहाँ आई और हमने आपको हमारी परेशानी में शामिल कर लिया। मैं यहाँ रहते हर उस बात से जुड़ी हूँ जिसे कुंती पर असर होता है, और कुंती पर इस बात का असर मैं खुद देख चुकी हूँ। ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी।
अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। क्यों आए हैं? ये जानने की आपने मां से क्या कहा है? मैंने जो कहा है उसे मान लेने में तेरी भलाई है। आप कुछ भी कहें और हम उसे मान लें, ये कैसे हो सकता है? और आपने ये कैसे कहा कि हम इस शहर छोड़कर चले जाएं? तू मेरी बदौलत इस शहर में आया था, अब तुझे जाना होगा। आप आखिर चाहते क्या हैं? हमारे इस शहर में रहने से आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ की बात करता है तू? तूने जो मुझे तकलीफ दी है ना, क्या उसे तू भूल गया? सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूं मैं। आज इस शहर में हम लोग अपने घर में रह रहे हैं। मेरी बीवी पुष्पा नौकरी कर रही है। ऐसे में हम लोग शहर कैसे छोड़ सकते हैं बाबूजी? अरे नहीं जाओगे तो इस शहर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा मैं तुम्हें। तुम लोगों के लिए मेरे दिल में अब नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। आखिर इस नफरत की वजह क्या है? इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे वजह पूछ रहा है? तो जैसे घटिया आदमी ने मेरी बेटी की जिंदगी को इस हाल में पहुंचा दिया, उसके बाद भी तुम मुझसे वजह पूछ रहा है? ताली दोनों हाथों से बजती है बाबूजी। चुप कर। तूने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं। आज मैं अगर चुप हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया है। मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आया हूँ बाबूजी। तो क्यों चला आया यहाँ, जबकि मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता? आप बेशक मुझे इस घर में आने से रोक सकते हैं, लेकिन ये शहर छोड़कर जाने के लिए नहीं कह सकते। मैंने तेरी माँ को बताया है कि मैं अपनी बेटी की शादी करने जा रहा हूँ, और ऐसे हालात में तेरा इस शहर में रहना ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मैं कुंती की शादी में कोई अड़चन पैदा करूंगा? अरे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। तो जैसे घटिया इंसान पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने उसकी जिंदगी तबाह कर दी? ये सवाल आप अपने आप से कीजिए बाबूजी, तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अच्छा होगा आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस विषय पर वैसे ही काफी बहस हो चुकी है। तूने जिंदगी भर का दर्द दिया है। मेरी बेटी मजबूर होकर ये घर छोड़ के चली गई। उसने तेरे कारण तुम्हारी मां बनने की बदनामी सही। उसके बाद भी तू कह रहा है कि हम ये सब भूल जाए। नहीं भूलेंगे तो आप कुंती की शादी कैसे करेंगे? अरे तू तो यही चाहता है कि वो जिंदगी भर यूं ही भटकती रहे। पहले मां बनाकर भाग गया, फिर जब कुंती को कारण वापस मिल सकता था उस वक्त भी धोखा देकर भाग गया तू। वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, तेरा दोगलापन था। तुझ जैसे सबोले को तो उसी वक्त मार देना चाहिए था। तो मार डालिए, कर लीजिए तसल्ली। तू मेरी निगाह में मर ही चुका है। तुझे मैं गांव से शहर लाया, तुझे कंपाउंडर बनाया, बेटे का प्यार दिया। तू मेरे लिए मर ही चुका है जिस दिन तूने मेरे भरोसे को लूटा, मेरी इज्जत पर हाथ डाला। जब मैं आपकी निगाह में मर ही चुका हूं, तो फिर क्यों इस मरे हुए को शहर से भेजने की तैयारी कर रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए कि तेरी लाश के शड़ान से शहर में बदबू न फैले। बाबूजी, आपने मुझे तो गुनहगार मानकर मार ही दिया है। कभी आपने अपने बारे में सोचा? मैंने क्या किया? आप मुझे क्या दूध पीता हुआ बच्चा समझते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं होगा? आपने मेरी मां को किस राह पे ले जाने की कोशिश की है? किस राह ले गया हूं तेरी मां को? बोल। फिर क्यों और किस लिए उस पर अपना रुपया लौटाते रहे? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? ये जाकर अपनी मां से पूछ। जाने का उससे जाकर पूछ के उसने कौन सा रिश्ता निभाया। चल चला।